नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं आज के बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल में। आज के इस आर्टिकल में हम जानेंगे क्यों बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल ने जो है शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई और इसके पीछे तथ्य क्या है और सबूत क्या है, इन सब के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। और फिर जो है इस प्रतिक्रिया को देखते हुए भारत ने इसका क्या जवाब दिया, भारत के विदेश मंत्रालय ने इसका क्या जवाब दिया। ठीक है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रत्यार्पण जो है संधि हुई थी 2013 में, जिसके चलते यदि भारत का कोई अपराधी बांग्लादेश में होगा तो वह जो है बांग्लादेश भारत को लौटाएगा, और यदि बांग्लादेश का कोई अपराधी भारत में रह रहा है तो भारत उसे वापस बांग्लादेश को लौटाएगा। तो यह थी वह प्रत्यार्पण संधि, जिसको लेकर बांग्लादेश लगातार शेख हसीना और उनके पूर्व गृह मंत्री की मांग कर रहा है कि इनको जो है भारत जल्द से जल्द बांग्लादेश को लौटा दे, अन्यथा इसके जो परिणाम बहुत बुरे होंगे। फिर जो हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान निकल कर आता है कि जो भी बेस्ट होगा वहाँ बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए, वहाँ की जनता के लिए भारत वह करेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक करके इस आर्टिकल में क्या है विशेष। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जो है सुनाई शेख हसीना को फांसी की सज़ा। मतलब वहाँ की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जो है शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई। जिस ट्रिब्यूनल कोर्ट की शेख हसीना ने 2010 में स्थापना की थी, वही कोर्ट जो है उनके खिलाफ आज फांसी की सज़ा सुनाई है, और जिसको लेकर लगातार बांग्लादेश सरकार भारत सरकार से मांग कर रही है कि शेख हसीना उनके गृह मंत्री को जो है भारत बांग्लादेश को लौटा दे और जो फैसला उस कोर्ट ने दिया है उस पर अमल किया जाए। अब भारत ने इसका क्या जवाब दिया हम आगे देखेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल्स जस्टिस ये अलग है, ठीक है, क्योंकि जैसे आप इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट सुनते तो आपके जहन में आता होगा कि क्या ये वही इंटरनेशनल कोर्ट है, तो बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो है अपने यहाँ का एक कोर्ट बनाया है, मतलब शेख हसीना ने 2010 में इसकी स्थापना की थी, मतलब इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट की, जो वहाँ के जो है क्राइम्स को देखता है, क्राइम्स से जुड़े हुए सारे मामला देखता है। लेकिन यहाँ जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस ये अलग है और वहाँ का जो इंटरनेशनल क्राइम्स और ट्रिब्यूनल कोर्ट है वो अलग है। ठीक है, तो दोनों में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत बार आप जो जब इंटरनेशनल नाम सुनते तो आपके जहन में यही चलने लगता है, इसलिए यह मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब शेख हसीना को फांसी की सज़ा बांग्लादेशी कोर्ट ने छात्र की हत्या का दोषी माना, यूनुस बोले भारत हसीना को सौंपे। ठीक है, अब जो है बांग्लादेश के अंतिम सरकार के जो पीएम है मोहम्मद यूनुस, वह यह आरोप लगा रहे हैं कि 2024 में हुए दंगों में जो है शेख हसीना ने शूट एंड साइट का ऑर्डर दिया था कि दंगा जो कर रहे हैं उनको जो है मार दिया जाए। ठीक है, जिसके चलते इनके खिलाफ जो है सरकारी गवाह हैं और बहुत सारे ऑडियो वीडियो के सबूत हैं। ठीक है, तो जब यह सारा सबूत कोर्ट के सामने रखा गया तो कोर्ट ने जो है उनको फांसी की सज़ा सुना दी, और वह लगातार अब जो है भारत से यह मांग कर रहे हैं कि भारत जो है शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे और जो भी उनके कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया है उस पर अमल करे बांग्लादेश। ठीक है, तख्ता पलट के बाद जो है बदली दशा और दिशा, मतलब बांग्लादेश में जैसे ही तख्ता पलट हो जाता है बांग्लादेश की दिशा और दशा पूरी तरीके से बदल जाता है। ठीक है, और जो वर्तमान में बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने बैठे मोहम्मद यूनुस ने यह कहा था कि शेख हसीना की सरकार बदलने के बाद जो है हम 6 महीने के अंदर जो है यह चुनाव करा लेंगे और वह चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। लेकिन 1 साल हो गए हैं, अब तक कोई चुनाव बांग्लादेश में नहीं हुआ है, तो यह जो है बांग्लादेश को तानाशाह की ओर ले जा रहे हैं, और हो सकता है कि बांग्लादेश में चुनाव हो भी ना, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो पिछले 6 महीने को बोलकर साल भर से ज़्यादा वहाँ पर रूल कर चुका है, तो वह गद्दी बिल्कुल जल्दी नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तख्ता पलट के बाद भारत आ गई थी हसीना। 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद शेख हसीना और उनके गृह मंत्री असदुज्जमान ने देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। ठीक है, बांग्लादेश के पीएम ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो प्रत्यार्पण संधि हुई थी, यानी कि 2013 में जो प्रत्यार्पण संधि हुई थी, उस संधि के तहत भारत जो है बांग्लादेश के आरोपियों को जो है बांग्लादेश को सौंप दे। ठीक है, अन्यथा इसके परिणाम घातक होंगे। उनके मुताबिक यह भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूर्व बांग्लादेशी पीएम को हमारे हवाले करे। मतलब अब बांग्लादेश चाहता है कि जो बांग्लादेश की पूर्व पीएम थी यानी कि शेख हसीना जो है भारत बांग्लादेश को सौंप दे। हसीना ने जिस कोर्ट की स्थापना की थी उसी ने जो है सज़ा सुनाई, मतलब जिस कोर्ट की शेख हसीना ने 2010 में स्थापना की थी उसी कोर्ट ने जो है शेख हसीना को सज़ा सुना दी। अब इंडिया ने जो है एक स्टेटमेंट जारी किया था, मतलब भारत के जो विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि जो भी बांग्लादेश की जनता के लिए और लोकतांत्रिक सरकार के लिए बेस्ट होगा हम वह करेंगे। ठीक है, चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। इंडिया हैज़ नोटेड दैट वर्डिक्ट announced by International Crimes Tribunal of Bangladesh concerning former Prime Minister Sheikh Hasina. As a close neighbor, India remains committed to the best interest of people of the Bangladesh, including in peace, democracy, inclusion and stability in that country. We will always engage constructively with all stakeholders to that end. मतलब भारत जो है
वहाँ के लिए जो भी बेस्ट होगा बांग्लादेश की जनता के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, भारत वह करेगा। ठीक है, जिस संस्था को बनाया था उसी ने सुनाई सज़ा। मतलब जिस संस्था को शेख हसीना ने 2010 में बनाया था उसी संस्था ने शेख हसीना के खिलाफ जो फांसी की सज़ा सुना दी। हसीना को मौत की सज़ा सुनाने वाले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने ही की थी। इसे 2010 में बनाया गया था। इस कोर्ट को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए वार क्राइम्स और नरसंहार जैसे मामलों की जांच और सज़ा के लिए बनाया गया था। ठीक है, हालांकि इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में ही कानून बना दिया गया था, लेकिन दशकों तक प्रक्रिया रुकी रही। इसके बाद 2010 में हसीना ने इसकी स्थापना की ताकि अपराधियों पर मुकदमा चल सके। ठीक है, मतलब इस कोर्ट का जो मुख्य उद्देश्य था, इस ट्रिब्यूनल का जो मुख्य उद्देश्य था वह था क्रिमिनलों पर जो है आपराधिक मुकदमे चलाकर उनको जो है सज़ा सुनाई जा सके। ठीक है, इसलिए यह कोर्ट जो है बनाई गई थी। अब उसी कोर्ट ने जो है शेख हसीना के खिलाफ फांसी की सज़ा सुना दी है। आरोप और सज़ा की अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया। मतलब ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को 2024 के दौरान जो छात्र की हत्याएं हुई थी उसका मास्टरमाइंड बताया है। वहीं दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी हत्याओं का दोषी माना गया और फांसी की सज़ा सुनाई। मतलब शेख हसीना और उनके गृह मंत्री दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। जैसे ही इनके खिलाफ फैसला सुनाया जाता है, लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है कोर्ट के अंदर। तीसरा आरोपी आईजीपी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। मतलब इनके जो आईजीपी थे उनको 5 साल की सज़ा सुनाई गई और वह जो है अब सरकारी गवाह बन गए और इन दोनों के खिलाफ जो है गवाही दी है। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है और कोर्ट ने साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का आदेश दिया है। फैसले के बाद बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस ने भारत से हसीना को डिपार्ट करने की जो है मांग की है। मतलब वहाँ का जो अंतरिम सरकार के पीएम हैं मोहम्मद यूनुस ने भारत सरकार से मांग की है कि शेख हसीना को जो है भारत बांग्लादेश को सौंप दे। ठीक है, आईसीटी ने राजनीतिक दबाव के चलते फैसला दिया या फिर जो है इस बात की पूरी तरीके से सच्चाई है कि शेख हसीना ने जो 2024 के दौरान जो छात्र आंदोलन हुआ था उसको दबाने के लिए उन्होंने जो शूट एंड किल का ऑर्डर दिया था, क्योंकि वर्तमान की जो वहाँ की सरकार है उसके पास जो है इनके खिलाफ कई सबूत है। अब उस सबूतों की क्या सच्चाई है या तो जब वास्तविकता में उनकी जांच होगी तभी पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में सरकार चलाई जा रही है तो इससे यह साफ हो जा रहा है कि इनके खिलाफ यह पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि अब बांग्लादेश में एक तानाशाह बैठा हुआ है और इनके खिलाफ वो लगातार इस तरीके के सबूत इकट्ठा करा रहे हैं और जो है कोर्ट में जाकर इनके खिलाफ सजाए मौत यानी कि फांसी की सज़ा का जजमेंट पास करवा लेता है। तो यह लाजमी है कि यह पूरी तरीके से कॉन्स्पिरेसी हो सकती है और इसमें जो है इनके खिलाफ जो है पूरे सिस्टम ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा है ताकि इनको जो है मौत की सज़ा सुनाई जा सके और इनको फांसी दे दी जा सके और बांग्लादेश में जो है अंतरिम सरकार के मुखिया बनकर बैठ रहे हैं हमेशा के लिए और वहाँ कभी चुनाव ही ना हो। ठीक है, क्योंकि शेख हसीना अगर जिंदा रही तो यह मान लीजिए बांग्लादेश में आज नहीं तो कल चुनाव होकर रहेंगे और बहुत जल्द इसकी संभावना बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि हाल ही में जो है बांग्लादेश के अंदर ही एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। जो शेख हसीना के सपोर्टर थे उन्होंने जो है बांग्लादेश में चुनाव को लेकर मांग की थी कि बांग्लादेश में चुनाव कब होंगे और जिसके बाद यह एक्शन लिया गया था बांग्लादेश के अंतिम सरकार के द्वारा और शेख हसीना के खिलाफ जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वहाँ के ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा। तो अगर शेख हसीना ज़्यादा दिन तक जिंदा रहीं तो यह मान लीजिए बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का जो पीएम मोहम्मद यूनुस है उसके लिए खतरा ही बनी रहेंगी, क्योंकि बांग्लादेश में अभी जो है शेख हसीना के सपोर्टर हैं और वह समय समय पर यह मांग करते रहें कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से जो है चुनाव कब होंगे और वहाँ के जो है पीएम का चुनाव कब होगा। ठीक है, इसलिए शायद मोहम्मद यूनुस घबराए हुए हैं और इस तरीके के उन्होंने षड्यंत्र रचा ताकि शेख हसीना को किसी तरीके से डिमोबिलाइज कर सके और शेख हसीना को जितनी जल्दी हो सके अपने रास्ते से निपटा दें। ठीक है, शेख हसीना पर केस क्या है तो मामला अगर हम बात करें तो जुलाई अगस्त का 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हिंसा और मौतें हुई थी। अगर हम बात करें तो इसमें जो है मौतों की बात करें तो 1400 से ज़्यादा मौतें हुई थी। हसीना पर आरोप क्या है तो मानवता के खिलाफ अपराध है। आंदोलन को रोकने के लिए बांग्लादेश की प्राणी एजेंसी ने 79 प्रदर्शनकारियों पर जो है फायरिंग की और ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले किए, जिसके बाद जो है यह सारे सबूत वहाँ के ट्रिब्यूनल कोर्ट में रखे गए और जो है फिर इनके खिलाफ फांसी की सज़ा सुनाई गई। ठीक है, यह सबूत थे और इनके जो ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है इनके खिलाफ। अब शेख हसीना पर जो आरोप लगे हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। शेख हसीना ने जो छात्र आंदोलन दबाने के लिए लीथल फोर्स का इस्तेमाल किया था। पुलिस को लीथल फोर्स के इस्तेमाल का ऑर्डर दिया था जिसमें स्टूडेंट अब्दुल सईद की हत्या और चांद खार पुल नरसंहार शामिल है। ठीक है, एनफोर्स्ड डिसअपियर्स
कह रहे सैकड़ों लोगों को जो अपहरण कर उन्हें गायब करा दिया गया, टार्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, लाशें जलाना, सबूत खत्म करना, इंसाफ में बाधा डालना, जांच एजेंसी और कोर्ट पर दबाव करना। चार्जशीट की अगर हम बात करें तो 5 मुख्य चार्ज फ्रेम किए गए हैं केस में। जो है प्रोसिक्यूटर्स ने हसीना को मास्टरमाइंड बताया। अब जो चार्जशीट इनके खिलाफ दायर की गई उसमें प्रोसिक्यूटर ने इनको जो है मास्टरमाइंड बताया, ठीक है। अब इनके जो पूर्व गृह मंत्री हैं इस वक्त जो है भारत में हैं इनके साथ लगभग पिछले 15 महीनों से, लेकिन वहीं जो इनके आईजीपी थे वह अब सरकारी गवाह बन गए और उनको जो है 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। और वही आईजीपी ने इनके खिलाफ यानी कि इन दोनों के खिलाफ सरकारी गवाह के तौर पर गवाही दी है, जिसके बाद जो है वहाँ के ट्रिब्यूनल कोर्ट ने इस तरीके का जजमेंट पास किया, शेख हसीना के खिलाफ जो है फांसी की सज़ा सुनाई, ठीक है। और साथ ही साथ इनके गृह मंत्री के खिलाफ भी फांसी की सज़ा सुनाई गई। सबूत और गवाह की बात करें तो 84 गवाह हैं, ठीक है। सर्वाइवर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, पूर्व अधिकारी, शेख हसीना के सूट, टू किल आर्डर से जुड़े ऑडियो टेप्स, वीडियो फुटेज है। मतलब जब छात्र आंदोलन चल रहा था 2024 में, मतलब शेख हसीना के सरकार के खिलाफ, तब उन्होंने जो है शूट एंड किल्स का ऑर्डर दिया था ताकि यह किसी भी तरीके से इस छात्र आंदोलन को दबाया जा सके, लेकिन अंततः जो है उनको बांग्लादेश छोड़कर आना पड़ा और वहाँ पर तख्ता पलट वहाँ के जो छात्र कर देते हैं। तो यह थी जो है पूरी कहानी कि क्यों जो है शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश ने और वहाँ के ट्रिब्यूनल ने जो है फांसी की सज़ा सुनाई और वह भारत से लगातार शेख हसीना और उनके जो है गृह मंत्री की मांग क्यों कर रहा है। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।